कक्षा 8 के सभी बच्चों का इस वीडियो में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सीखेंगे वाणिज्य गणित में चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में और साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज आपको निकालना आता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और कैसे इसको ज्ञात करते हैं, बहुत अच्छे सही बच्चे समझ लेंगे। तो सबसे पहले सही बच्चे एक उदाहरण देख लेंगे। बोर्ड पर सबसे ऊपर लिखा है अमन और सीमा, दोनों ने 1,000 रुपये बैंक में जमा करे, लेकिन 3 वर्ष के बाद अमन को मिलते हैं 1,300 रुपये और सीमा को मिलते हैं 1,331 रुपये। तो आप समझिए कि दोनों का धन बराबर था, समय भी बराबर है 3 वर्ष का, और आप दर देख रहे हैं, दर भी यहाँ लिखा है 10%। तो ऐसा क्यों हुआ कि दोनों के जो धन है, जो 3 वर्ष के बाद उनको राशि मिली है, वो अलग अलग क्यों है? तो उसका मेन कारण है, मुख्य कारण है उसका कि जो अमन है उसको साधारण ब्याज मिलता है और जो सीमा है इसे चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज क्या होता है कि जब मूलधन आपका वही रहता है जो आपने जमा किया है और उसी पर हर वर्ष ब्याज मिलता है, यानी कि मूलधन वही रहता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे 1,000 रुपये है, इसको 1 वर्ष के बाद जो ब्याज मिलेगा तो वो जुड़ जाता है, वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। इसे हम आगे उदाहरण की सहायता समझाएंगे। सही बच्चे आप ये समझ लेंगे कि मूलधन क्या होता है। मूलधन वह राशि होती है जो राशि हम किसी से उधार लेते हैं या जमा करते हैं या किसी को देते हैं, वह मूलधन होती है। उसके बाद में आगे आता है समय। समय क्या होता है कि निश्चित अवधि, जैसे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष के लिए जो राशि हम किसी से ले रहे हैं उधार या किसी को हम दे रहे हैं या बैंक में जमा कर रहे हैं, तो वह समय होता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, ये समय होता है। आगे आता है इसमें दर। दर क्या होती है? 100 रुपये पे कितना आपको ब्याज मिला। जैसे 100 रुपये पे आपको 10 रुपये ब्याज मिला तो ये 10% होगा। यदि 100 रुपये पर आपको 5 रुपये का ब्याज मिलता है 1 साल में, तो उसे हम कहेंगे कि ये जो दर है वो 5% है। आगे आता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है कि जो मूलधन, जो राशि आपने जमा की है या आपने किसी से उधार ली है, उस पर जो अतिरिक्त ब्याज लगा के कुल राशि बनती है। जैसे हमने किसी को 100 रुपये दिए और 1 साल के बाद हमें 110 रुपये मिलते हैं, तो जो 110 रुपये होंगे वो मिश्र धन होगा, और जो 10 रुपये हमें अतिरिक्त राशि मिली है उसे हम ब्याज कहते हैं। अब सभी बच्चे यहाँ समझ लेंगे कि दोनों की राशियों में अंतर कैसे हुआ। सबसे पहले हम अमन के लिए लेते हैं। अमन को साधारण ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। मूलधन 1,000 रुपये जो उसने जमा किया था, गुणा दर 10% है और समय 3 वर्ष है। तो 1,000 गुणा 10 गुणा 3 और बटे में 100, 0 से 0 कट जाएंगे तो ऊपर बचेगा 100 गुणा 3, तो ये हो जाएगा रुपये 300। यानी कि उसे 3 वर्ष में 300 रुपये का ब्याज मिला। तो जो मिश्र धन होगा, जो उसको बाद में राशि मिली, तो हम क्या करेंगे, इसमें मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे। मूलधन 1,000 रुपये था, उसमें 300 रुपये उसको ब्याज मिला, तो उसको कुल राशि मिली है 1,300 रुपये। अब हम देखते हैं सीमा का। सीमा को चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो मूलधन वही है 1,000 रुपये, समय भी 3 वर्ष है और ब्याज की दर भी समान है 10%। चक्रवृद्धि मिश्रण का सूत्र होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और ऊपर घात जो होती है इसकी समय। तो मूलधन 1,000 रुपये है, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस 10 बटे 100 और घात इसके 3, क्योंकि समय 3 वर्ष है। 10 से 100 को काटेंगे तो 10 250, तो ये हो जाएगा बराबर के बाद में 1,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बटे 10 और इसकी घात 3। अब इसे हम 10 एकम 10 और 1 11, तो ये 11 बटे 10 हो जाएगा, इसकी घात 3।
अभी नीचे देखेंगे आप, रुपये 1000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। हमने 3 बार इसलिए लिखा है क्योंकि ये 11/10 की घात 3 थी। तो यह आता है रुपये 1331। अब यदि हम दोनों का ब्याज देखते हैं तो हम यदि सीमा का देखते हैं तो जो बाद में राशि मिली 1331 रुपये, जबकि उसको जो उसने जमा की थी राशि वो 1000 रुपये थी। दोनों को माइनस करते हैं तो 331 रुपये का ब्याज मिलता है, और जो अमन है उसको 300 रुपये का ब्याज मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, यही अंतर होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें क्या होता है, जो मूलधन है उसमें ब्याज जुड़ जाता है। वही ब्याज जुड़ने के बाद जो राशि बनती है, जो मिश्रधन आता है पहले वर्ष का, अगले वर्ष के लिए वह मूलधन हो जाता है। इसको विस्तार से आप अगले उदाहरण में समझ लेंगे। पिछले उदाहरण को आप देखेंगे। सबसे पहले देखें पहले वर्ष का मूलधन। तो 1000 रुपये जमा किए थे, दर 10% है। दर आपको बताया था कि 100 रुपये पे एक वर्ष पे जितनी राशि मिलती है वो 10% दिया हुआ, 10 रुपये मिलती है 10% होगा। समय 1 वर्ष है। साधारण ब्याज निकालेंगे इसका, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ये आता है, तो इस समय 1 वर्ष है, हम पहले वर्ष के लिए ले रहे हैं, ना कि 3 वर्ष के लिए एक साथ ले रहे हैं। तो ये आता है 1000 गुणा 10 गुणा 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचता है रुपये 100 गुणा 1। तो रुपये 100 का ब्याज मिलता है पहले वर्ष पर। अब 1 वर्ष के बाद जो मिश्रधन होगा, यानी कि 1 वर्ष के बाद जो हमें राशि मिलेगी वो कितनी होगी, 1000 रुपये में हम 100 रुपये प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाता है 1100 रुपये। ये जो 1100 रुपये हमें मिले हैं 1 वर्ष के बाद, ये अगले वर्ष के लिए मूलधन का कार्य करेंगे, यानी कि ये मूलधन बन जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए जो मूलधन होगा वो 1100 रुपये होगा। अब हम इस पर फिर ब्याज निकालेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 करके। तो मूलधन 1100 गुणा 10 और गुणा समय 1 वर्ष और बटे में 100। 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बचेगा रुपये 110। अब हम दूसरे वर्ष के बाद कितना हमें राशि मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, जो मूलधन था 1100 रुपये, इसमें हम ब्याज को जोड़ देंगे 110 रुपये को, तो ये हो जाता है 1210 रुपये। दूसरे वर्ष का जो मिश्रधन है, जो दो वर्ष के बाद जो राशि हमें मिल रही है, यह तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। अब हम तीसरे वर्ष पर ब्याज निकालते हैं। तो यहाँ मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 करेंगे, तो मूलधन जो कितना बना है 1210 रुपये, गुणा में 10 गुणा में 1 और बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा ब्याज 121 रुपये। अब 3 वर्ष के बाद जो राशि मिलेगी, तो हम जो मूलधन था 1210 रुपये उसमें 121 रुपये जोड़ देते हैं, तो ये आता है 1331 रुपये। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो ब्याज है उन्हें यदि हम तीनों को जोड़ देते हैं, जैसे पहले वर्ष पर मिला था 100 रुपये, दूसरे वर्ष पर 110 रुपये और तीसरे वर्ष पर मिला था 121 रुपये, तीनों जोड़ने पर आता है 331 रुपये। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष जो मूलधन है उस पर ब्याज जुड़ जाता है। वही ब्याज जुड़ने के बाद जो राशि बनती है, मिश्रधन बनता है दूसरे वर्ष के लिए, पहले वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष का मूलधन बन जाता है। इसी प्रकार से दूसरे वर्ष का जो मिश्रधन होगा वह तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। यहाँ देखें सही बच्चे, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि एवं वृद्धि की दर। तो ये ध्यान देंगे, कहीं कहीं ऐसा होता है कि राशि बढ़ती है और कहीं ऐसा भी होता है कि राशि घटती भी है। कोई सामान हम लेते हैं तो उसकी जो कीमत है वो कम होती चली जाती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ राशि बढ़ती चली जाती है। जैसे किसी गांव की जनसंख्या है तो वह प्रत्येक वर्ष बढ़ती है, और यदि हम कोई स्कूटर, कार या मोटरसाइकिल घर में ले लेते हैं, ले आते हैं नहीं, तो उसकी कीमत घटती रहती है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ समझ लेंगे। सबसे ऊपर लिखा हुआ, यदि किसी वस्तु का मूल्य रुपये P है तथा मूल्य में वृद्धि की दर R% हो, तो n वर्ष बाद उसका मूल्य यदि हम 1 मान लेते हैं, तो a बराबर हो जाएगा P ब्रैकेट में 1 + R/100 और इसकी घात n। जहाँ a जो होगा इसे आप मिश्रधन समझ सकते हैं, कह सकते हैं। जो P है इसे आप मूलधन,
आर को आप दर कहेंगे और एन को यहाँ समय कहेंगे। नीचे देखेंगे आप वस्तुओं के मूल्य में घाटे की दर या अवमूल्यन दर। यदि किसी वस्तु का मूल्य रुपये पी हो, मूल्य में वार्षिक घाटे की दर, वहाँ वृद्धि की दर थी, वहाँ बढ़ रहा था या घट रहा है, अवमूल्यन की दर R% हो, तो n वर्ष बाद उसका मूल्य जो A है वो हो जाएगा A बराबर में P और ब्रैकेट में 1 माइनस R/100 और इसकी घात n। तो मेरे बच्चों ध्यान देंगे, यदि कोई चीज़ घटती है तो वहाँ दर हम माइनस में लेते हैं और यदि बढ़ता है, वृद्धि होती है तो हम प्लस में लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण समझ लेंगे। एक स्कूटर के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि स्कूटर का वर्तमान मूल्य 25,000 रुपये हो तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा। तो आप ध्यान देंगे, स्कूटर का जो मूल्य है, अभी समझिए कोई चीज़ शोरूम पे खड़ी है तो वो उसकी कीमत नहीं घटेगी। यदि हम उसको घर में ले आते हैं तो उसकी कीमत घट जाती है। तो कोई स्कूटर है, वर्तमान मूल्य आज उसका 25,000 रुपये है, मान लें 25,000 कोई स्कूटर शोरूम पे खड़ा हुआ है, तो यदि आप 1 साल के बाद लेने जाएंगे तो आपको कम में या उतने में नहीं मिलेगा, वो ज़्यादा में मिलेगा। तो इसे हम P मान लेंगे, P बराबर 25,000 रुपये, और जो दर है बढ़ रही है तो इसे हम 10% लिखेंगे और समय 3 वर्ष है। अब हम जैसे मिश्रण निकालते थे ऐसे हम यहाँ पर लगाएंगे A बराबर में P और ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की घात n। तो ये A बराबर में हो जाएगा रुपये 25,000, ब्रैकेट में 1 प्लस 10/100, 10 क्या था दर, और इसकी घात लिखेंगे आप 3। 10 दाई 100 हो जाता है, 10 से 100 कट जाता है 10 बार, तो ये हो जाता है 1 प्लस 1/10 घात 3 फिर लिखेंगे आप, और 10 ही कम 10 और 1 11/10, तो ये हो जाएगा रुपये 25,000, ब्रैकेट में 11/10 की घात 3, और घात 3 का मतलब हुआ कि हम इसकी 3 जगह गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा रुपये 25,000 गुणा में 11/10 गुणा 11/10 और गुणा 11/10। जो नीचे के 10 के जीरो हैं ये ऊपर के 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा रुपये 25 गुणा 1331 और इनकी गुणा करके आता है रुपये 33,275। तो आप देख रहे हैं मूल्य बढ़ गया है। अब आप इसी उदाहरण को देखेंगे, यदि मूल्य में कमी हो रही है, एक स्कूटर के मूल्य में प्रत्येक बार 10% का अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का मतलब उसका मूल्य कम हो रहा है। यदि आज उसका कीमत जो है या मूल्य 25,000 रुपये हो तो 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य कितना होगा। और समझिए कि स्कूटर आप खरीद के घर ले आए हो तो उसका मूल्य बढ़ेगा नहीं घटेगा। तो जब अवमूल्यन होता है तो फार्मूला लगाते हैं हम A बराबर में P और ब्रैकेट में 1 माइनस R/100 और घात इसकी n। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है दर R बराबर -10%। यदि दर बढ़ेगी तो प्लस में लेंगे और घटेगी अवमूल्यन होगा तो हम माइनस में लेते हैं। इसको भी उसी प्रकार से हम हल करेंगे। रुपये 25,000 ब्रैकेट में 1 माइनस 10/100 घात 3, 10 250, तो ये हो जाता है ब्रैकेट में 1 माइनस 1/10 की घात 3, 10 ही कम 10 और 10 में से 1 माइनस करते हैं तो ये बचता है 9/10। तो ये आ जाता है रुपये 25,000 गुणा में 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10, क्योंकि घात 3 थी तो 3 से गुणा करेंगे और 3 जीरो को, जो 25,000 के 3 जीरो हैं जो नीचे 10 है, इन जीरो से हम कैंसिल कर देंगे। तो ये हो जाएगा रुपये 25 गुणा 729, तो ये हो जाएगा रुपये 18,225। तो मेरे बच्चे आप देख रहे हैं कि यहाँ मूल्य में कमी आई है। इन प्रश्नों को आप सभी बहुत अच्छे हल करेंगे। कहीं कोई समस्या आती है तो आप फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप से हमसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।